A very warm welcome to all the students of class 11. Today I am going to start chapter number 14, that is respiration in plants. In this chapter we are going to cover the topics: do plants breathe, glycolysis, fermentation, aerobic respiration, the respiratory balance sheet, amphibolic pathway and respiratory quotient. All of us breathe to live, but why breathing is so essential to life? What happens when we breathe? Also, do all living organisms including plants and microbes breathe? If so, how? यानी कि हमें पता है कि अगर हम जिंदा हैं तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होने का सबसे बड़ा प्रूफ ही यह है कि दैट वी इनटेक O2 एंड रिलीज CO2। तो ब्रीदिंग इतना एसेंशियल क्यों है? ब्रीदिंग इतना एसेंशियल इसलिए है कि O2 से ही सारे फंक्शन हैं बॉडी के, क्योंकि O2 के प्रेजेंस में ही हमारी बॉडी के सेल जो है वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे कि ATP की सिंथेसिस होती है और जिससे हम सारे लाइफ प्रोसेस को करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब जब ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है वो अभी मैंने बता दिया। क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, माइक्रोब्स हो? अगर है तो क्यों करते हैं? क्योंकि आंसर क्या है, कॉमन है, सबके लिए वही है। सब करते क्यों हैं? ताकि वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर सकें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज़, बी इट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और इवन ब्रीदिंग। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ प्रोसेस हैं, डेली एक्टिविटीज़, मतलब कि जब हम फूड खाते हैं तो फूड से जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। फिर एक जगह से दूसरी जगह उन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो O2 हो, CO2 हो, न्यूट्रिएंट्स हो, हार्मोन्स हो। इसके अलावा मूवमेंट हमारा, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं। रिप्रोडक्शन करना, इवन ब्रीदिंग करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? We know we eat food for energy, but how is this energy taken from food? How is this energy utilized? Do all food gives the same amount of energy? Do plants eat? Where do plants get their energy from? And microorganisms for their energy requirement, do they eat food? तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें जो एनर्जी मिलती है हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को करने के लिए, इट इज़ बीइंग टेकन फ्रॉम द फूड वी ईट। तो क्या सारा फूड जो हम खाते हैं डेली, क्या हर फूड से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही निकलती है? क्या प्लांट्स भी फूड खा के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? तो अगर नहीं खाती तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या वो भी अपनी फूड एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए फूड ही इनटेक करते हैं? You may wonder at several questions raised above. They may be seem to be very disconnected, but in reality, the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. Let us try and understand how this happens. अब यहाँ पे एनिमल्स के अंदर ब्रीदिंग का, फूड इनटेक का मैकेनिज्म अलग है, प्लांट्स के अंदर अलग है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग होगा। तो ये क्वेश्चंस आपस में बहुत डिस्कनेक्टेड फील कर रहे होंगे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज रिलेटेड टू रिलीज ऑफ एनर्जी। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी कॉल फूड। Only green plants and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis. They trap light energy and convert it into chemical energy that is stored in the bonds of carbohydrates like glucose, sucrose and starch. तो लाइफ प्रोसेस को करने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें फूड के ऑक्सीडेशन से मिलती है। तो कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स और जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, वो बाय ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी दे कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस करके वो क्या बनाते हैं, दे मेक सम कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। और इन जो ग्लूकोज, सुक्रोज या स्टार्च के जो बॉन्ड्स होते हैं, इन्हीं के अंदर वो एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है। We must remember that in green plants too, not all cells, tissues and organ photosynthesize. Only cells containing chloroplasts that are most often located in the superficial layers carry out photosynthesis. अगर अब ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो ग्रीन प्लांट का हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। ये फोटोसिंथेसिस सिर्फ वही पार्ट करते हैं जिनके पास एक स्पेशलाइज ऑर्गेनली होती है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, विच कंटेन्स क्लोरोफिल। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट होता कहाँ पे है, जो प्लांट का सुपरफिशियल पार्ट होता है, यानी अपर पार्ट जो होता है, वहीं पे ये क्लोरोप्लास्ट वाला स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो
ये क्या है, हेंस इवन इन ग्रीन प्लांट्स ऑल अदर ऑर्गन्स टिश्यू एंड सेल्स दैट आर नॉन ग्रीन नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन। तो प्लांट का जो नॉन ग्रीन पार्ट है, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट हो गया, इनको भी फूड चाहिए किसके लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए। हेंस फूड हैज़ टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल नॉन ग्रीन पार्ट्स। तो जितने भी नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के, वहाँ पे हमें फूड को क्या करना है, ट्रांसलोकेट करना है। Animals are heterotrophic, that is, they obtain food from plants directly. Herbivores or indirectly. Carnivores. Saprophytes like fungi are dependent on dead and decaying matter. तो हमें पता है कि on the basis of nutrition you can classify organisms into 3 types. सबसे पहले जो अपना न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, जिसमें आते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद आते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब आप हेट्रोट्रॉफ जो है 2 कैटेगरी के होते हैं, जो डायरेक्ट प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं हार्बीवोर्स, और जो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। सैप्रोफाइट्स लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो थर्ड टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स। और सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट या एनिमल्स जब वो मर जाते हैं तब उनके ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं। What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life process comes from photosynthesis. तो अगर आप देखोगे, चाहे सैप्रोट्रॉफ्स हो चाहे वो हेट्रोट्रॉफ्स हो, अल्टीमेटली वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफ्स के ही ऊपर। और ऑटोट्रॉफ्स ही वो मेन प्रोसेस करता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिससे कि अदर ऑर्गेनिजम्स के बाकी लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो चलते हैं। This chapter deals with cellular respiration or the mechanism of breakdown of food materials within the cell to release energy and the trapping of this energy for the synthesis of ATP. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सेलुलर रेस्पायरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ फूड ब्रेकडाउन विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। सेल के अंदर जब ब्रेकडाउन होता है फूड का, जिससे कि क्या रिलीज होती है, ATP, और इस एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को हम ट्रैप करके क्या सिंथेसाइज करते हैं, ATP। Photosynthesis of course takes place within the chloroplast in the eukaryotes, where as the breakdown of complex molecules to yield energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria also only in eukaryotes. तो photosynthesis जो है वो कहाँ पे होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, इन द सेल ऑफ यूकैरियोट्स। और अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन की बात करें जिससे एनर्जी रिलीज होता है, ये पहला जो स्टेप होता है, इनिशियल स्टेप, ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जो स्टेप साइटोप्लाज्म के अंदर होता है फूड के ब्रेकडाउन का, वो तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड ब्रेकडाउन होता है या कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द यूकैरियोट्स। The breaking of the carbon-carbon bonds of complex compounds through oxidation within the cells, leading to release of considerable amount of energy, is called respiration. तो ये जो ग्लूकोज या सुक्रोज, इन सब का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, जब ये टूटता है और ऑक्सीडाइज होते हैं ये कंपाउंड सेल के अंदर, तभी ये एनर्जी रिलीज करते हैं। और इसी मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के बाद जो रिलीज होती है एनर्जी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। The compounds that are oxidized during this process are known as respiratory substrates. Usually carbohydrates are oxidized to release energy, but proteins, fats and even organic acids can be used as respiratory substances in some plants under certain condition. तो वो कंपाउंड जिसका रेस्पायरेशन के टाइम पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम कहते हैं रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स। सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, पर कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन, फैट और इवन प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स भी रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स की तरह यूज होते हैं। During oxidation within a cell, or the energy contained in respiratory substrates is not released free into the cell or in a single step. अब ऐसा नहीं कि अगर आप सेल के अंदर ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट करो तो सारा जो उसके अंदर एनर्जी होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर वो डायरेक्टली ऐसे ही सेल के अंदर रिलीज हो जाता है, या फिर एक ही बार ऑक्सीडेशन करो और सबका सब एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाए, ये भी नहीं हो सकता है।
It is released in a series of slow stepwise reactions controlled by enzymes and it is trapped as chemical energy in the form of ATP. तो यहाँ पे हर एक बॉन्ड जब टूटता है धीरे धीरे स्टेप वाइज, तो उससे जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। और ये जो स्टेप वाइज ब्रेकिंग होता है बॉन्ड्स का, ये एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस है, ठीक है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे जब ये कंपाउंड टूटेगा तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा और ये केमिकल एनर्जी को हम स्टोर करके रखते हैं, और स्टोर करने वाला फॉर्म जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटीपी। Hence it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not, or rather cannot be used directly, but is used to synthesize ATP, which is broken down whenever and wherever energy needs to be utilized. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ऑक्सीडेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है इन रेस्पिरेशन, ये डायरेक्टली द एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, उसे हम कभी भी डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते। हम इसका यूज़ करते हैं किसमें, एटीपी की सिंथेसिस में, और जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तब हम इस एटीपी को तोड़ते हैं और तोड़ के एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। Hence ATP acts as energy currency of the cell, इसीलिए ATP को हम क्या बोलते हैं, energy currency of the cell. Thus energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring processes of other organisms, and the carbon skeleton produced during respiration is used as precursor for biosynthesis of other biomolecules in the cell. तो ये जो एनर्जी ट्रैप्ड होती है एटीपी के अंदर, ये हम वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये यूज़ करते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए, मूवमेंट के लिए, ये तमाम जो लाइफ प्रोसेसेस हैं। और जो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे, ये जो सेल के अंदर अदर बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करना होता है, उसके लिए ये प्रिकर्सर का काम करता है। डू प्लांट्स ब्रीथ? Well, the answer to this question is quite so direct, not quite so direct. Yes, plants require O2 for respiration to occur, and they also give out CO2. Hence, plants have systems in place that ensure the availability of O2. क्या प्लांट्स ब्रीथ करती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट नहीं दे सकते। हाँ, जैसे हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि जब रात में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, प्लांट्स भी नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें वो O2 इनटेक करते हैं और CO2 जो है वो रिलीज़ करते हैं। अब प्लांट्स के अंदर ये सिस्टम है जहाँ से O2 जो है वो उनको हमेशा अवेलेबल रहता है। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में O2 हमेशा रिलीज़ होता है। तो प्लांट ये इंश्योर करते हैं कि उनके पास O2 की अवेलेबिलिटी हमेशा प्रॉपर कंडीशन में हो। Plants, unlike animals, have no specialized organ for gaseous exchange, but they have stomata and lenticels for this purpose. जैसे हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जहाँ पे हम नोज से ब्रीदिंग करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, फिर वो हमारे विंड पाइप से होते हुए हमारे ट्रैकिया से होते हुए लंग्स के अंदर जाता है, जहाँ पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती है। बट प्लांट के अंदर ऐसा कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है दो तरीके से। एक उनके स्टोमेटा से, जहाँ से एनवायरमेंट का जो CO2 है वो अंदर जाता है, जो प्लांट के अंदर जो वाटर होता है वो स्टोमेटा से लॉस होता है, इवन प्लांट के अंदर जो O2 बनता है वो भी स्टोमेटा से ही बाहर निकलता है। और दूसरा होता है लेंटिसल्स। रूट, स्टेम्स एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल्स डू, ठीक है। अब रूट, स्टेम और लीव्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन इनके रेस्पिरेशन का रेट एनिमल्स के रेस्पिरेशन रेट से बहुत कम होता है, क्योंकि इनकी O2 रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे कंपैरिजन में बहुत कम है। Only during photosynthesis are large volume of gases exchanged, and each leaf is well adapted to take care of its own need during this period. अगर सबसे ज़्यादा अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे होता है, और सारी लीफ इस टाइम पे अपने O2 और CO2 के नीड का एक्सचेंज का जो है वो बहुत अच्छे से ख्याल रखना जानती है। When cell photosynthesize, availability of O2 is not a problem in these cells since O2 is released within the cell. तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जब भी सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ O2 इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमेशा ही O2 जो है वो सेल के अंदर रिलीज करते रहते हैं। थर्ड, द डिस्टेंस दैट गैसेज मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट्स इज नॉट ग्रेट। हमें पता है
कि डिफ्यूज़न जो है वो गैसेस जो डिफ्यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक डिफ्यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो बल्कि प्लांट्स में ये डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस जो है वो उतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। Each living cell in a plant is located quite close to the surface of the plant. This is true for leaves, you may ask, but what about thick woody stems and roots? अगर हम प्लांट के अंदर की सेल की बात करें तो वो प्लांट के सरफेस से बहुत ज़्यादा क्लोजली प्रेजेंट होते हैं, तो ये लीव्स के लिए तो सच है, लेकिन जो मोटे वुडी स्टेम्स और रूट्स हैं उनका क्या? In stems, the living cells are organized in thin layers inside and beneath the bark. They also have openings called lenticels. तो जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम्स के बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? बार्क, जो ब्राउन ब्राउन कलर की कवरिंग दिखती है स्टेम के ऊपर। अब बार्क के ठीक नीचे जो होते हैं वो थिन लेयर्स के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं के अंदर एक कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं लेंटिसल्स। द सेल इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। तो हम लोग को पता है कि अंदर की तरफ जो सेल प्रेजेंट होती हैं प्लांट के वो डेड होती हैं और उनका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देना। दस मोस्ट सेल्स ऑफ अ प्लांट हैव एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। तो प्लांट के सेल्स का कुछ पार्ट जो है वो हमेशा एयर के कॉन्टैक्ट में रहता ही रहता है। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। सो वी नो दैट पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं। पैरेन्काइमा cells are present in leaves, stems and roots which provide an interconnected network of air spaces. The complete combustion of glucose which produces CO2 and H2O as end products yields energy, most of which is given out as heat. तो जब ग्लूकोज का कम्बशन होता है यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो जब भी कोई रिएक्टेंट केमिकल जो ब्रेकडाउन होता है तो वो क्या निकलता है उससे? रिएक्टेंट जब भी टूटेगा केमिकल रिएक्शन में तो उससे प्रोडक्ट बनेंगे। तो जब भी ग्लूकोज का कम्बशन होता है तो वो क्या रिलीज़ करता है? CO2 एंड H2O एज एंड प्रोडक्ट। और इसमें ज़्यादातर जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हीट के फॉर्म में निकलती है। If this energy is to be useful to the cell, it should be able to utilize it to synthesize other molecules that the cell requires. तो अब ये एनर्जी यूज़फुल है सेल के लिए, तो सेल क्या करती है? इस एनर्जी को यूटिलाइज करती है अदर मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए जो उससे रिक्वायर्ड होते हैं। The strategy that the plant cell uses is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out at heat. तो यहाँ पे जो प्लांट सेल क्या होते हैं? प्लांट सेल एक स्ट्रेटेजी फॉलो करती है, एक तरीका फॉलो करती है जहाँ पे वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो करती है, लेकिन ब्रेकडाउन इस तरीके से करती है कि जितना मतलब ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन बॉन्ड जब टूटता है तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में ही रिलीज हो जाए। The key is to oxidize glucose not in one step but in several small steps, enabling some steps to be just large enough such that the energy release can be coupled to ATP synthesis. तो इसका की क्या है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करिए, लेकिन एक स्टेप में नहीं बल्कि छोटे छोटे कई स्टेप में, जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर सके, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ATP जो है वो सिंथेसाइज कर पाए। हाउ दिस इज़ डन इज़ एसेंशियली द स्टोरी ऑफ रेस्पायरेशन। तो ये कैसे होता है, यही क्या है? रेस्पायरेशन की स्टोरी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज एज प्रोडक्ट्स। तो आप इक्वेशन में देख पा रहे हो कि जब रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है तो O2 का यूटिलाइजेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट्स की तरह रिलीज होते हैं। The combustion reaction requires oxygen, but some cells which live where oxygen may or may not be available. तो ये कम्बशन वाले प्रोसेस करने के लिए जहाँ पे हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसके लिए मतलब अब मैक्सिमम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो O2 वाली कंडीशन में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं करते हैं, क्योंकि कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं वो ऐसे कंडीशन में रहते हैं जहाँ O2 अवेलेबल नहीं होता है। There are sufficient reasons to believe that the first cells on this planet lived in atmosphere that lacked oxygen. तो हमें पता है जब अर्थ का स्टार्टिंग हुआ था, अर्थ बनना शुरू हुआ था, तो अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं था, तो कई ऑर्गेनिजम्स तब जब यहाँ पे रेस्पायरेशन करते थे तो वो O2 फ्री कंडीशन में, O2 के बिना रेस्पायरेशन करते थे।
Even among present day living organism we know of several that are adapted to anaerobic conditions. आज भी कई anaerobic बैक्टीरिया होते हैं जो बिना O2 के प्रेजेंस के ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं. Some of these organisms are facultative anaerobes, while in others the requirement for anaerobic condition is obligate. तो हमें पता है कि facultative क्या होते हैं. Facultative anaerobes वो होते हैं जो कि बिना O2 के प्रेजेंस के ही रेस्पायरेशन करते हैं, और ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होते हैं जिनको रेस्पायरेशन करने के लिए O2 की प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी है, मस्ट है. In any case, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर दे आर लिविंग इन O2 फ्री कंडीशन, दे आर लिविंग इन O2 रिच कंडीशन, सबके पास ऐसे एंजाइमेटिक मशीनरी है कि वो पार्शियल O2 का ब्रेक डाउन कर सके, इतना एंजाइम सब रखते हैं. दिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ग्लाइकोलिसिस. टिल देन टेक केयर एंड बाय.